सूरज कुमार जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बात किए थे कि अभी हम वर्तमान में आपको मूल रूप से भारत का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, लेकिन भारत का ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले एक चैप्टर आपको विश्व के ज्योग्राफी से पढ़ाएंगे जिसका नाम था पृथ्वी का स्वरिक संबंध, जिसमें आपको हम अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, समय कैसे निकाला जाता है, तिथि कैसे निकाला जाता है, सूर्य की स्थिति अक्षांशों पे होती है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, समय कैसे निकालते हैं। उसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक समझ ग्लोब का होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, उसका नमूना है। ग्लोब पृथ्वी का हूबहू नमूना है। इस ग्लोब पे बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। कुछ काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है, तो कुछ काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। जो काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि जो काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है और उसे किसे कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। वैसी रेखा जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हो, वैसी ही रेखा जो ग्लोब पे पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा से एक वृत्त का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होना तो चाहिए था 180, लेकिन जो एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वह रेखा नहीं है, वह एक बिंदु है। इसीलिए टोटल अक्षांश रेखाओं में से दो रेखाओं को घटा लेते हैं तो हमको कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। अतः कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। आइए अब हम एक एक करके अक्षांश रेखा को समझते हैं सबके बारे में। आइए देखें कि अक्षांश रेखा क्या है। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उस रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा कहते हैं। 0 डिग्री रेखा से ऊपर वाले हिस्से को 0 डिग्री रेखा से ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आई बात समझ में? 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे एक रेखा और गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं और इसी कर्क रेखा पर भारत हमारा बसा हुआ है। और यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बाद में बताएंगे वो 8 राज्य। फिर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक रेखा और गुजरती है जिसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की सारी रेखाएं समझ में आई। फिर देखिए, दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री पर एक रेखा और गुजरती है जिसको मकर रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के 66.5 डिग्री पे एक रेखा और गुजरती है जिसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब आइए एक एक करके हम इन रेखाओं के बारे में समझते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है। तो जरा देखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में ही सूर्य होता है। सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में ही सूर्य होता है। इस वाले क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री से उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी के क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री उत्तरी के बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ हल्की गर्मी और हल्की ठंडी पड़ती है। जैसे आप भारत की स्थिति को देखिएगा तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत को जब दो बराबर भागों में बांटती है तो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं
वो आते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी आते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का विस्तार उष्णकटिबंधीय के साथ साथ समशीतोष्ण कटिबंध दोनों में है। फिर देखिएगा 66.5 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम, लगभग नगण्य पड़ती है। 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र में भी गर्मी और ठंडी दोनों देखने को मिलता है। फिर देखिए 66.5 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र, और यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप हम समझते हैं कि आपको उष्ण कटिबंध क्या होता है, समशीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा यह गोलोक पर स्थित सबसे लंबी रेखा है। भूमध्य रेखा गोलोक पर स्थित सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, और यह रेखा 3 महाद्वीप, 13 देश, 3 महासागर और एक झील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप, 13 देश, 3 महासागर और एक झील से होकर गुजरती है। फिर इस रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अक्षांश रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो है विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। इसी रेखा पर 365 दिन और रात का अवधि बराबर होता है। विषुवत रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, जिसमें पहला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। 3 महाद्वीप सहित 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश आते हैं, एशिया महाद्वीप के 3 देश आते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश आते हैं। यानी 3 3 6 7 13, यानी तीनों महाद्वीप को मिलाकर कुल 13 देश ऐसे हैं जो 0 डिग्री रेखा पे बसे हुए हैं। जिसमें देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश आते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश आते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। एशिया महाद्वीप के 3 देश आते हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। एशिया महाद्वीप के 3 देश आते हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब समझते हैं हम लोग कि अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें पहला आता है साओ टोम और प्रिंसिपे, ये दोनों एक ही देश है। दूसरा गैबोन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 5वां कीनिया, 6ठा युगांडा और 7वां सोमालिया। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। दूसरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा 3 महासागरों से भी होकर गुजरती है, जिसमें पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर और तीसरा हिंद महासागर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 3 महाद्वीप, 13 देश और 3 जल संधि के अलावे एक झील से होकर गुजरती है, जिसका नाम है विक्टोरिया झील, और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। अब समझते हैं कि विषुव यानी इक्विनॉक्स क्या है। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, और इस दिन 21 मार्च और 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि 21 मार्च और 23 मार्च को सम दिन रात की अवधि। 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव और 23 मार्च दिसंबर को बोलते हैं शरद विषुव। तो आई होप आपको इक्विनॉक्स भी समझ में आया होगा। ग्रीष्म आयनंत क्या है, जिसे हम कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनंत कहते हैं। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटा होता है। तो जब उसके उल्टा हो जाइए, तो जब उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा और रात छोटा है, तो दक्षिणी गोलार्ध का स्वाभाविक सी बात है कि दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ा हो जाएगा। शीत आयनंत या मकर संक्रांति, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिससे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। तो आई होप आपको
कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति समझ में आ गया होगा। सूर्य की स्थिति भी समझ में आ गया होगा कि सूर्य कर्क रेखा पे कब लंबवत होता है, मकर रेखा पे कब लंबवत होता है और विषुवत रेखा पे कब लंबवत होता है। तो किस गोलार्ध में दिन कब बड़ा होगा, दिन कब छोटा होगा, ये सारी क्वेश्चंस अब अगर आपसे पूछे जाएंगे तो शायद बन जाए। अब समझते हैं कि देशांतर रेखा क्या है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है और इस रेखा से एक वृत्त का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है और इन रेखाओं से एक वृत्त का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जब एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, ये आपका विषुवत रेखा है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है। अब कहिएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर क्यों होता है इतना, तो क्या होता है कि देशांतर रेखा होती है ना, वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पतली होती है। दक्षिणी ध्रुव में देखिएगा तो थोड़ा कम है और उत्तरी ध्रुव में भी थोड़ा कम है, इसीलिए इसकी अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पे ही मापी जाती है। तो दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। और एक बात फिर समझिएगा कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 0 डिग्री देशांतर के इधर वाले हिस्से को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर के पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। यानी ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री से इधर की तरफ टोटल अगर देशांतर रेखाओं की संख्या की बात किया जाए तो 180 डिग्री देशांतर 180 देशांतर इधर है और 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध में अगर देशांतर रेखाओं की बात किया जाए तो 180 देशांतर रेखा इधर भी है। तो यानी 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा। तो 180 और 180 360 और एक आपका 0 डिग्री अक्ष देशांतर रेखा। तो 360 प्लस 1 361 होना चाहिए, लेकिन है देशांतर रेखा की संख्या कितनी, तो 360। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, यह कोई दो रेखा नहीं है, ये दोनों एक ही रेखा है। इसीलिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। और देशांतर रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाता है। और जब एक देशांतर से हम दूसरे देशांतर पे जाते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में 4 मिनट का समय बढ़ जाता है और पश्चिमी गोलार्ध में 4 मिनट का समय घट जाता है। अब आइए आपको हम समय निकालना सिखाते हैं। तो समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पे होता है, ना कि अक्षांश रेखाओं के आधार पे। तो जरा देखिएगा, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। 0 डिग्री देशांतर से दाहिने वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और बाएं वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिएगा, आपको बता दें कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, तो यानी पूर्वी गोलार्ध में भी देशांतर कितने होंगे, 180 और इधर भी कितने होंगे, 180 180 180 360 और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कुल होना 361, लेकिन 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है, क्योंकि ये ग्लोब का फाटा हुआ भाग है, ये बीच ग्लोब के बीच से फाड़े हुए हैं। तो यदि आप ग्लोब को ऐसे कीजिएगा तो 180 डिग्री दक्षिण पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी दोनों जाके इक्वल हो जाएगा। इसलिए टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अब यह 0 डिग्री रेखा जो है ना, वह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है और इसी 0 डिग्री रेखा के समय के आधार पे पूरी दुनिया का समय ज्ञात किया जाता है। यानी जो समय यहाँ होगा उसी के अनुसार पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का समय निर्धारित होगा। तो यदि 0 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा उस समय के अनुसार अगर आप पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो हर देशांतर पे आपको 4 मिनट का समय बढ़ता हुआ चला जाएगा। 0 डिग्री पर जो समय हो रहा होगा और इस 0 डिग्री के समय के अनुसार यदि आप पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़िएगा तो प्रत्येक देशांतर पे आपको 4 मिनट का समय घट जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं समय। अब फिर है कि भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है, तो कैसे है निकाल के देखते हैं। एक प्रश्न है, यदि 0 डिग्री की रेखा पर
चाहे इसको ग्रीनविच रेखा कहिए चाहे इंग्लैंड की समय कहिए, 0 डिग्री रेखा पर यदि सुबह के 9 बज रहे हैं तो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो जरा देखिएगा कि आपका जो मानक समय है, मानक समय उस पर कितना बज रहा है, इस पे तो बज रहा है 9, सुबह का 9 बज रहा है और हमसे पूछ रहा है कहाँ कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। और हम एक यह भी बात जानते हैं कि प्रत्येक देशांतर पे 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। तो 0 डिग्री से 5 तक जाने में यानी 5 देशांतर हुआ, तो 5 देशांतर पे समय कितना का बढ़ जाएगा, 4 मिनट का। तो 5 गुने 4 यानी हम 5 देशांतर पे जाएं तो हमको 20 मिनट का समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः जो 5 डिग्री देशांतर पे समय होगा वह ग्रीनविच के समय से कितना मिनट आगे होगा, 20 मिनट आगे होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो 5 डिग्री पर जो समय हो रहा होगा वह सुबह का 9:20 हो रहा होगा। आई बात समझ में। अगली बात है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि यदि इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी इंग्लैंड में कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री पे ही, तो इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर में समय क्या होगा। तो जरा देखिएगा, यहाँ तो 12 बज रहा है यानी मानक समय पे कितना बज रहा है, 12, और हमको पूछ कहाँ रहा है, पश्चिमी देशांतर का समय। तो हम जानते हैं कि जब हम पश्चिमी तरफ बढ़ते हैं, 0 डिग्री से जब पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो हमको हर देशांतर पे 4 मिनट का समय घट जाता है। तो इंग्लैंड में बज रहा है 12 और हमको जाना है कहाँ, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे। तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 4 मिनट के समय के अनुसार यानी ये जो 40 मिनट का समय क्या होगा, घट जाएगा। और कहाँ से घटेगा, तो जो इंग्लैंड का जो समय है वहां से घटेगा। तो 40 मिनट समय घटाने के लिए, तो देखिए इंग्लैंड में बज रहा है 12, तो हम 12 को 11:60 भी तो लिख सकते हैं। और इसमें क्या करना है, हमको 40 मिनट का समय और घटा लेना है। तो जब 40 मिनट का हम समय घटाएंगे तो हमको हो जाएगा कितना, 11:20। यानी पश्चिमी देशांतर में जिस समय इंग्लैंड में 12 बज रहा होगा तो उस समय 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 11:20 हो रहा है। आई बात समझ में। अब समझते हैं कि भारत का समय इंग्लैंड के समय के 5.5 घंटा कैसे आगे है। तो जरा देखिएगा, यह है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारत हमारा ग्लोब के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत ग्लोब के अनुसार अगर देखिएगा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी इस 0 डिग्री देशांतर से भारत किधर है, पूरब की तरफ है। और जब पूरब की तरफ है तो समय क्या होता है कि जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। तो जो भारत का मानक समय है, तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अब जरा देखिएगा, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 डिग्री से भारत कितना डिग्री आगे है, तो 82.5 डिग्री। दूसरे भाषा में हम कहें कि इंग्लैंड से भारत के बीच में 82.5 को देशांतर है। तो अब जानते हैं कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 82 को देशांतर बराबर क्या मिनट भाई, 82 गुने 4। आप प्लस क्या कर लीजिए कि आधा देशांतर में, जब एक देशांतर में 4 मिनट हो रहा है तो आधा देशांतर बराबर कितना होगा, 2 मिनट। तो इसमें क्या कीजिए कि अलग से 2 मिनट और जोड़ लीजिए। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 चौका 32, आप प्लस 2 यानी हो गया आपका कितना, 330 मिनट, 330 मिनट। अब जरा इस 330 मिनट को आप घंटा में चेंज कीजिए। तो 3 मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 6 बचे 30, 6 बचे 30, बचा कितना, 3 दशमलव दिए तो 30, यानी 6 बचे 30, यानी 5.5 घंटा। इसको हम कह सकते हैं कि 5 घंटा, 5.5 घंटा क्या है, भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आया, आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिएगा कि भारत के मानक समय की रेखा की अगर बात करें तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 82 को देशांतर में अगर हम 4 से गुना किए तो समय हमारा कितना मिनट निकला, 328 मिनट। और आधा देशांतर और है, तो जब एक देशांतर बराबर 4 मिनट तो आधा देशांतर बराबर कितना, 2 मिनट। तो 328 मिनट आप प्लस 2 मिनट और जोड़ लिए,
328 मिनट प्लस 2 मिनट और जोड़े तो हो गया टोटल कितना, 330 मिनट। यानी भारत इंग्लैंड के समय से और भारत के समय के बीच में 330 मिनट का अंतर है। अब इस 330 मिनट को हम घंटा में चेंज किए, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो क्या हुआ, 1 0 से 1 0 काट लिए, आज 6 से काटे तो 6 5 30, इसमें बचा 3, तो समझ दिए तो हो गया 30, 6 5 30। यानी इंग्लैंड का समय जो है ना, वहाँ से भारत का समय क्या है, 5.5 घंटा आगे है। तो आपको हमारे हिसाब से शायद समय निकालना आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है समय निकालने के लिए, जो 0 डिग्री का समय हो वहां से जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपका मानक समय का समय देगा और उसके हिसाब से पूछेगा कि पूर्वी गोलार्ध का समय बताइए और पश्चिमी गोलार्ध का समय बताइए। तो जितना समय आपका मानक समय पे हो रहा होगा ना, तो पूर्वी गोलार्ध में होगा तो उतना में 4 से गुणा करके उतना मिनट को बढ़ा लीजिएगा, और अगर पश्चिमी गोलार्ध में पूछेगा तो उतना से 4 मिनट करके घटा लीजिएगा, आपको समय निकालना आ जाएगा। आई होप आपको समय निकालना आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि तिथि रेखा, तिथि कैसे निकालते हैं, दिन कैसे बढ़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वहीं से पूरी दुनिया का दिन निकाला जाता है। यानी 180 डिग्री देशांतर पर से यदि हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो एक दिन का समय बढ़ जाता है, और हम जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो एक दिन का समय घट जाता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आज अक्षांश समझ में आया होगा, देशांतर समझ में आया होगा, समय निकालना समझ में आया। तो अब हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि भारत से परिचय आपको कराएंगे, और उसमें पढ़ाएंगे कि भारत में कितने अक्षांश गुजरते हैं, कितने देशांतर गुजरते हैं, कर्क रेखा के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो तुरंत सूरज कुमार GS क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, फिर हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हम आपके सेवा में उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और हम आपके साथ बने हुए हैं। आपके सपनों को साकार करने के लिए हम और आप मिलकर काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।